हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे भाई, कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार, एकदम ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। और आज हम लोगों का दिल्ली पुलिस का बैच जो है, जो 11 बजे जिसकी क्लास चलती थी, वो ख़त्म हो चुका है। अब आप लोगों की क्लास होती है बस केवल, तो जिस टाइम आप लोग बोलेंगे उस टाइम हम लोग जो है उस क्लास को कर लेंगे। जब आप बोलेंगे तभी हम उस क्लास को कर लेंगे मेरे भाई, ठीक है? और अगर आप कहते हैं कि 1:30 बजे का टाइम जो है वो बिल्कुल ठीक है, तो 1:30 बजे ही रहने देंगे। कोई दिक्कत समस्या वाली बात नहीं है मेरे प्यारे भाई, ठीक है? और अब मेरे पास जो है बस केवल आप लोगों का 2228 और केवल ये बैच बचा हुआ है। बेहतरीन तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है मेरे भाई? चलिए शुरुआत करें। शुरुआत करें मेरे प्यारे दोस्त। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए शुरुआत करते हैं। भाई देखना, थंबनेल में 2 बजे दिखा रखा है क्या? अगर ऐसा है तो गलत है ये चीज। 2 बजे दिखा रखा है? चलिए, हम लोगों ने कल हम लोगों ने जो है वो रेक्टेंगल को पढ़ा था। रेक्टेंगल के कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। 2 बजे शो हो रहा है, रियली सॉरी, है ना? इनकी वजह से दिक्कत आ रही है मेरे भाई। 1:30 बजे का टाइम था, उसे कर दिया करो मेरे दोस्त। चलिए, सॉरी भाई, सॉरी 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 सॉरी, रियली सॉरी। अब कल से 1:30 बजे ही क्लास होगी, है ना? चलिए, एक आयत की लंबाई 3 गुना करने और उसकी चौड़ाई उसकी मूल चौड़ाई से आधी कर देने पर मूल आयत के क्षेत्रफल का नए आयत के क्षेत्रफल से क्या अनुपात होगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है, ठीक है? अगर मेरे प्यारे दोस्त मैं लेंथ और ब्रेथ की बात करता हूं, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये पहले वाली बात कर रहा हूं और ये अब वाली बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। उसने मेरे प्यारे दोस्त कहा है कि लंबाई को 3 गुना कर दिया गया है। लंबाई अगर पहले 1 थी तो अब कितनी कर दी है? 3 गुना। चौड़ाई उसकी मूल चौड़ाई से आधी कर दी है। मूल चौड़ाई अगर उसकी 2 थी तो यह आधी कर दी है 1। अगर मैं पहले क्षेत्रफल निकालूं मेरे प्यारे दोस्त, लंबाई गुणा चौड़ाई, क्या वो 2 आ जाएगा? और अब मैं क्षेत्रफल निकाल लूं लंबाई गुणा चौड़ाई, क्या दोनों के क्षेत्रफल का रेशो जो आ जाएगा वो 2:3 आएगा? यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा सा मेरे भाई फास्ट करिएगा, थोड़ा सा फास्ट पढ़िएगा बच्चे, जल्दी बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आराम से पढ़िएगा दोस्त, है ना? एक आयताकार बगीचे की चौड़ाई उसकी लंबाई की 5/8 है। जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा करिए। एक आयताकार बगीचा है और उसने कहा है उसकी चौड़ाई जो है उसकी लंबाई की 5/8 है। यानी लंबाई अगर 8 होती है तो चौड़ाई कितनी होती है? 5 होती है। ये डायमेंशंस आप लोगों को दी गई हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन ने आपसे ये पूछा है, क्वेश्चन ने ये कहा है कि भैया बगीचे का जो क्षेत्रफल है वो 1000 वर्ग मीटर है। 1000 वर्ग मीटर। तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? लंबाई गुणा चौड़ाई। 8×5 = 40 से स्क्वायर हो जाएगा। और वो उसने दिया कितना है? 1000 वर्ग मीटर दिया है। 0 से 0 कट जाएगी, जब 4 से काटेंगे तो 25 बार कट जाएगा। अगर ए स्क्वायर की वैल्यू 25 है तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25 का वर्गमूल, यानी ए की वैल्यू 5 हो चुकी है। अगर मेरे प्यारे दोस्त ए की वैल्यू 5 हो चुकी है तो 8a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8×5 = 40 हो जाएगी। अगर ए की वैल्यू यहां रखेंगे तो 5×5 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। उसने कहा है 8 रुपए प्रति मीटर की दर से बगीचे की बाड़ लगाने की लागत ज्ञात कीजिए। यानी मैं इसके चारों तरफ फेंसिंग करना चाहता हूं। बाड़ का मतलब होता है मैं चारों तरफ जो है इसके फेंसिंग करना चाहता हूं। फेंसिंग करना चाहता हूं यानी चारों तरफ तार लगाना चाहता हूं।
अगर वो तार जो है वो 8 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से लगता है तो बताइए टोटल खर्चा कितना आएगा। तो जब हम किसी तार लगाने वाले को बुलाएंगे और हम ये कहेंगे कि इस बगीचे के चारों तरफ तार लगना है, वो कहेगा कि पहले मैं बगीचे को नापूंगा कि तार मुझे कितना चाहिए। यानी कि वो पहले बगीचे का पेरीमीटर निकालेगा, ये बगीचे का पेरीमीटर होता है, यही तो तार लगेगा मेरे भाई। तो वो पहले बगीचे का पेरीमीटर निकालेगा। कैसे निकालेगा? 2L+B से। L+B 40 और 25 65 हो जाएगा। यानी कि वो आपसे कहेगा भैया जी 130 मीटर तार मुझे चाहिए अगर मैं इसके चारों तरफ फेंसिंग करना चाहता हूं तो। बेटा जी आज मतलब थोड़ी सी गलती की वजह से वो क्लास थंबनेल पर जो है वो 2 बजे लिखी रह गई और क्लास जो होनी थी वो 1:30 बजे से होनी थी। मैंने आपको लास्ट टाइम ये बताया था कि दिल्ली पुलिस की क्लास होने की वजह से हम इसे 2 बजे कर रहे हैं। जिस दिन दिल्ली पुलिस की क्लास खत्म हो जाएगी हम वापस से इसे पुराने टाइम पर कर देंगे। तो उसके लिए आज मैं आप जो लोगों से हाथ जोड़कर माफ़ी, रियली सॉरी कि थंबनेल पर हम लोग जो है वो टाइम चेंज नहीं कर पाए। यहाँ ये मेरे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, उसने ये कहा है कि चौड़ाई जो है वो लंबाई की 5/8 है। अगर लंबाई 8 होती है तो चौड़ाई 5 हो जाएगी। दोनों के आगे ए लगा दिया। उसने क्षेत्रफल दिया हुआ है 1000 वर्ग मीटर दिया हुआ है। तो 1000 वर्ग मीटर का मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई जो है वो क्षेत्रफल 1000 दिया है। यहां से ए की वैल्यू 5 आ गई। अगर यहां से एक की वैल्यू 5 आ चुकी है तो 8 पंजे 40 इसकी लंबाई आ गई, 5 पंजे 25 इसकी चौड़ाई आ गई। अब वो आपसे ये कहना चाह रहा है कि 13 रुपए मीटर के हिसाब से आप ये बताइए कि इसके चारों तरफ फेंसिंग का खर्चा कितना आएगा। तो आपने कहा इसके चारों तरफ की पहले आपने लंबाई निकाल ली पेरीमीटर 2L+B से। पेरीमीटर 2L+B से इसके चारों तरफ की आपने फेंसिंग निकाल ली। लेंथ कितनी है? 40 है। ब्रेथ कितनी है? 25 है। दोनों को जोड़ेंगे 65 हो जाएगा। 65 दूनी 130 मीटर की फेंसिंग है। ठीक है। अब उसने कहा है 1 मीटर का खर्चा 8 रुपए है तो 130 मीटर का खर्चा कितना हो जाएगा? 1040 रुपए हो जाएगा। कितने बच्चों का जवाब 1040 आ चुका है? कितने बच्चों का जवाब जो है वो 1040 आ चुका है? ठीक है। तो आप कहेंगे जी हमारा जवाब 1040 आ चुका है। तो जब भी फेंसिंग का क्वेश्चन आपके सामने आता है, जब भी तार लगाने का क्वेश्चन आपके सामने आता है, तो आप समझेंगे कि उसका पेरीमीटर हम लोगों को निकालना होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 47। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। ऐसे नहीं होता है जो बात आप मुझे बता रहे हैं ना भैया 1:30 बजे से न कीजिए क्लास को, क्योंकि और भी क्लास है 2828 की। 2828 की तो सुबह तब भी होती है जब मेरी मैथ्स की क्लास होती है। आपको एक चीज़ को रिकॉर्डेड फॉर्म में लेना होगा। आप एप्लीकेशन की क्लास को रिकॉर्डेड फॉर्म में ले लीजिए, आप 2828 वहाँ जाके कर लीजिए मेरे भाई, बाद में ले लेना। ठीक है। 8 से मल्टीप्लाई क्यों किया? बेटा जी 1 मीटर का खर्चा 8 रुपये आता है तो मुझे टोटल 130 मीटर तार चाहिए। आप एक दुकान पे गए हैं, है ना, आप एक दुकान पे गए, आपने कहा जी भैया जी 130 मीटर तार दे दीजिए। वो कहेगा कि 8 रुपये मीटर है जी बहन जी या भैया जी। तो आप कहेंगे 130 गुणा 8 यानी 1000 कितने का हो जाएगा? 1040 का हो जाएगा, इसलिए गुणा किया। पढ़िए। एक आयताकार खेल के मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। चौड़ाई की 3 गुनी है। बच्चा ध्यान से सुनना, लंबाई जो है उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। यानी कि ये 3a हो जाएगा, ये a है तो ये 3a हो जाएगा। ठीक है। यदि क्षेत्रफल 768 वर्ग मीटर है, क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, जब दोनों की गुणा करेंगे तो क्षेत्रफल ये आएगा। उसने क्षेत्रफल कितना दिया है? 768 आप लोगों को दिया हुआ है। तो 3 दूनी 6 होगा, एक बचेगा, 3 चौक 12 होगा, 3 दूनी 6 होगा, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 3 छिंग 18 हो जाएगा। ठीक है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू 256 है तो ए की वैल्यू अंडर रूट के अंदर 256 यानी ए की वैल्यू 16 आ जाएगी। अगर ए की वैल्यू 16 आ जाएगी तो 16 तिया 48 लंबाई आ जाएगी और 16 एकम 16 चौड़ाई आ जाएगी। ये लंबाई आ चुकी है उस आयत की, ये चौड़ाई आ चुकी है दोस्त।
अब क्वेश्चन ने कहा है तो 15 रुपए प्रति मीटर की दर से इसकी बाड़ लगाने का खर्च क्या होगा। 1 मीटर तार 15 रुपए का है, तो पहले ये तो निकाल लो कितने मीटर तार चाहिए। तो अगर मैं ये निकालना चाहता हूं कितने मीटर तार चाहिए, तो मुझे इस बगीचे का परिमाप निकालना होगा, ये वाली वैल्यू निकालनी होगी। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, अगर लंबाई की बात करूं तो लंबाई 48 दी है, चौड़ाई की बात करूं तो चौड़ाई 16 दी है, दोनों को जोड़ेंगे तो 64 दूनी कितना हो जाएगा, 128 मीटर तार चाहिए। आपने कहा भैया जी 128 मीटर तार चाहिए, उसने कहा भैया जी 15 रुपए मीटर है, तो 128 मीटर का खर्चा कैलकुलेटर में धड़ाक से 15 की गुणा मारेगा। दिन क्लास में धड़ाक से 15 की गुणा करेगा और क्वेश्चन आपके सामने समाप्त। 15 अट्ठे 120 को 0 हासिल 12, 15 दूनी 30 और 12 42 को 2 हासिल 4, 15 एकम 15 4 19 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का जवाब 1920 हो जाएगा। क्वेश्चन का जवाब कितना हो जाएगा, क्वेश्चन का जवाब जो है दोस्त मेरे 1920 हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत, दोनों क्वेश्चन में कोई दिक्कत आई, आप कहेंगे कभी नहीं। अगर इन दोनों क्वेश्चन को आप अपने दिमाग में बैठा लोगे कि भाई साहब जब भी बाड़ लगाने का क्वेश्चन आएगा, जब भी फेंसिंग करने का क्वेश्चन आएगा, तो मुझे लेंथ और ब्रेथ की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि मुझे पेरीमीटर निकालना होगा। और अगर मैंने पेरीमीटर निकाल लिया, अगर मैंने पेरीमीटर निकाल लिया तो उतने यूनिट का तार मुझे चाहिए होगा। ये चीज बस आपको दिमाग में सेट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताइए। थोड़ा सा सोचना मेरे भाई, ये क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, ये क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे गए हैं, थोड़ा सा सोचना। बताइए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बेटा ऑफलाइन क्लास लेने का टाइम ही नहीं होता है, कहाँ से ले लेंगे। ऑफलाइन मत लो, सुबह की 2828 ले लो, वो ऑफलाइन जैसी ही चलती है। 28 दिन में पूरा मैथ करेंगे हम शानदार तरीके से, ठीक है भाई। देखिए पढ़िए, 30 मीटर 40 मीटर और 50 मीटर भुजा वाले एक त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल। एक त्रिभुज है भाई साहब, भाई साहब ध्यान से सुनना, पहले बोर्ड पे निगाह जमाना। मैं गारंटी देता हूं कि आपको नोट करते टाइम देखना नहीं पड़ेगा अगर आपने चीजें समझ ली। एक ट्राइंगल दिया हुआ है जिसकी भुजा है 30 40 और 50, ठीक है। उस आयताकार पार्क के क्षेत्रफल के बराबर है, इस आयताकार पार्क के क्षेत्रफल के बराबर है, इसका क्षेत्रफल इस आयताकार पार्क के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसकी भुजाओं का अनुपात 3:2 है। यानी कि इसने दोनों का क्षेत्रफल समान बोला है, क्वेश्चन ने दोनों का क्षेत्रफल समान बोला है। आयताकार पार्क का परिमाप बताओ, वो इसका परिमाप आपसे पूछना चाह रहा है। जिन निगाहों से मैं देखने की कोशिश कर रहा हूं उन्हीं निगाहों से आपको भी चीजें देखनी है। कैसे जी? अच्छा 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है या नहीं होता? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल होता है। सबसे बड़ी साइड जो होती है वो हाइपोटेनस होती है या नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल होती है। हाइपोटेनस के सामने वाला एंगल 90 डिग्री होता है या नहीं होता? बिल्कुल होता है। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसका एरिया कैसे निकालोगे? 1/2। इस साइड को छोड़ के इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो, एक इसमें से बेस होगा, एक इसमें से हाइट होगी, क्या इसका एरिया निकल के आ जाएगा? आपने कहा जी बिल्कुल आ जाएगा। उसने कहा है इसका एरिया इसके एरिया के बराबर है, इसका एरिया कैसे निकलेगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, 3 की गुणा 2 में करेंगे 6 आएगा और a की गुणा a में करेंगे a² आएगा। बताइए यहां तक कोई दिक्कत है? तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्त यहां से आपने काटा पीटी मचाई, 6 से काटा 5 बार कटा, 6 पंजे 30 होगा, 2 से काटा 20 बार कटा, 20 पंजे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और यहां क्या लिखा हुआ है? यहां a² लिखा है, स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट लगेगा, तो 100 का वर्गमूल कितना होता है? 100 का वर्गमूल 10 होता है। 100 का वर्गमूल कितना होता है? 100 का वर्गमूल 10 होता है क्या? यानी कि मेरे भाई ये लंबाई जो है ये कितनी आ जाएगी? 10 तिया 30 होगी, 10 दूनी 20 होगी। चौड़ाई कितनी आ जाएगी? 20। लंबाई जो है वो 30 आ चुकी है, चौड़ाई जो है वो 20 आ जाएगी।
तो उसने पूछा है आयताकार पार्क का परिमाप बताइए। परिमाप यानी वो आपसे 2l प्लस बी की वैल्यू पूछना चाह रहा है। 2l प्लस बी की वैल्यू मतलब 30 और 20 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, 2l प्लस बी की वैल्यू 100 मीटर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी मेरे प्यारे दोस्त, 100। अच्छा एक बात बताइए, अगर आप ये ना समझ रहे होते, अगर आपकी ये चीज दिमाग में ना आ रही होती कि ये ट्रिपलेट है, तो फिर आप एरिया कैसे निकालते। मन में एक ख्याल तो आया होगा कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं हुआ तो फिर मैं इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालूंगा। तो हीरोन्स फॉर्मूला कहाँ काम आएगा फिर, हीरोन्स फॉर्मूला कहाँ काम आएगा, सोनू सिंह भाई मैंने ले दिया नाम। हीरोन्स फॉर्मूला कहाँ काम आएगा फिर, तो हीरोन्स फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे, इसके एरिया को इसके एरिया के बराबर लिख देंगे, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। ठीक है भाई, तो ये चीजें समझ में आई। बढ़िया क्वेश्चन, धांसू क्वेश्चन था, इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, आप लोगों को करना चाहिए ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आइए मेरे प्यारे दोस्त, एक क्वेश्चन पे और आइए। अगर आप महसूस करेंगे तो ये क्वेश्चन बिल्कुल पहले जैसा है। अगर आप महसूस करेंगे तो ये क्वेश्चन बिल्कुल पहले जैसा है। थोड़ा सा महसूस करना। क्वेश्चन ने क्या दिया है, 16 मीटर, 30 मीटर और 34 मीटर भुजा वाले त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल। मेरे प्यारे दोस्त, ये एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसकी भुजा 16 मीटर, ये वाली 30 मीटर और ये वाली 34 मीटर। 99.9% इस केस में ये वाला ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ही देगा। वो नहीं देगा तो कोई बात नहीं, हम लोग जो है वो स्केलन वाले हीरोज फॉर्मूला से उसका एरिया निकाल लेंगे। त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल उस आयताकार क्षेत्रफल के बराबर है, उस आयताकार क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजाओं का अनुपात इसकी लंबाई 5a दी गई है और इसकी चौड़ाई जो है वो 3a दी गई है। तो आयताकार पार्क का परिमाप आपसे पूछना चाह रहा है, इसका पेरीमीटर आपसे पूछना चाह रहा है। मैंने एक बार चेक करने की कोशिश की कि कहीं ये राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है। मैंने आपसे कहा कि मैं तीनों जगह से 2 कॉमन ले सकता हूं, इसे 2 गुणा 17 लिख सकता हूं, इसे 2 गुणा 15 लिख सकता हूं, इसे 2 गुणा 8 लिख सकता हूं। आप देखिए तीनों जगह 2 मौजूद है, 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है। 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है, यानी ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। 17 के सामने वाली भुजा जो होगी वो 90 डिग्री की होगी। अब आप मुझे ये बताइए कि इसका एरिया 1/2, सबसे बड़ी भुजा को छोड़ दीजिए, एक भुजा तो ये आएगी और एक भुजा ये आएगी। 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। यहां मेरे प्यारे दोस्त 5a इंटू 3 है, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन लंबाई गुणा चौड़ाई 15 स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा क्या, आपने कहा जी भैया जी 15 से काटेंगे 2 बार कट जाएगा, 2 से 2 बार कट जाएगा। ए स्क्वायर की वैल्यू 16 है तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे ए की वैल्यू 4 आ चुकी है। अगर ए की वैल्यू 4 आ चुकी है तो लंबाई कितनी आएगी, 5 चौक 20 आएगी और 4 तिया 12 आ जाएगी। क्या लेंथ भी आ चुकी है, ब्रेथ भी आ चुकी है, तो अब आप कहेंगे बिल्कुल। लेकिन इसका परिमाप पूछा है तो परिमाप का मतलब होता है 2l प्लस बी की वो वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो लेंथ कितनी है, 20 है और ब्रेथ कितनी है, वो 12 है और 20 और 12 32 और 32 दूनी कितना होगा, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा पेरीमीटर पूछ रहा है तो 64 मीटर हो जाएगा। हो जाएगा क्या, क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत, तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब ये वाला टाइप। अब आइए इस वाले टाइप पे, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50। सर आप कब मेरी बात सुनेंगे, जब आप सुनाएंगे। मैं तो सुनने के लिए ही तो खड़ा हूं। सुनने के लिए खड़ा हूं भाई साहब।
बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्यों कर दूंगा, क्यों करना है हीरो से? 100% हीरो से हो जाएगा। एस निकालिए, तीनों को जोड़ के आधा करिए, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी अंडर रूट के अंदर लिख दीजिए। मेरे भाई आ जाएगा। आप टाइम वेस्ट मत कराओ जब डायरेक्टली चीजें आ रही हैं तो। बताइए क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने क्या कहा है मेरे प्यारे दोस्त? एक कमरा 18 मीटर लंबा है और 12 मीटर चौड़ा है। मैं फोटो आपके सामने बनाता हूं। ऐसा एक कमरा है जिसकी लंबाई जो है वो 18 मीटर है और जिसकी चौड़ाई जो है वो 12 मीटर है। ऐसा एक कमरा है, ठीक है। इसके फर्श पर 120 सेंटीमीटर चौड़ी कालीन बिछाई गई है। इसके फर्श पर, ये जो फर्श था इस पर 120 सेंटीमीटर चौड़ी कालीन बिछाई गई है। 25 रुपए प्रति मीटर की दर से कालीन की लागत की गणना करें। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, रटना कुछ भी नहीं है। मैं जहां खड़ा हूं, मैं इस फर्श पर खड़ा हूं। मैंने कहा कि भाई इस फर्श पे कालीन बिछा दो। तो आप अगर बाजार से खरीद के लाएंगे तो पहले इसका मेजरमेंट करेंगे। मेजरमेंट ऐसे करेंगे, पहले इसका एरिया नापेंगे, लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है। फिर आप दुकान पे जाके इतने ही एरिया की कालीन मांगेंगे कि भैया इतना एरिया हमें कवर करना है, इतनी एरिया की कालीन दे दो। मान लो मेरे इस रूम की लेंथ जो है वो 10 मीटर है, चौड़ाई जो है वो बच्चे, चौड़ाई जो है वो 5 मीटर है, ठीक है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि लंबाई 10 मीटर है, चौड़ाई 5 मीटर है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, क्या 150 मीटर स्क्वायर मुझे कालीन चाहिए? जब भी आप बाजार में जाओगे तो बाजार में जाके ये कहोगे कि भैया जी हमें 150 स्क्वायर मीटर की कालीन दे दो, क्योंकि हमें 150 स्क्वायर मीटर फर्श ढकना है। यही तो मतलब होता है। यानी कि फर्श का क्षेत्रफल जो है वो कालीन के क्षेत्रफल के बराबर आना चाहिए। फर्श का क्षेत्रफल कालीन के क्षेत्रफल के बराबर आना चाहिए मेरे भाई। फर्श का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? कमरा जो है वो 18 मीटर लंबा है, कमरा जो है वो 12 मीटर चौड़ा है, कमरा 12 मीटर चौड़ा है, ये कमरे का क्षेत्रफल आ गया। और ये फर्श के क्षेत्रफल जो है ये कालीन के क्षेत्रफल के बराबर आना चाहिए। कालीन की लंबाई नहीं पता है, कालीन की चौड़ाई 120 सेंटीमीटर है। अगर मेरे प्यारे दोस्त मैं इसे मीटर में कन्वर्ट कर लूं, मैं इसे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप यहां से सॉल्व कर दीजिए ना, 12 से काटेंगे 10 बार कटेगा, 12 दही 120, जीरो से जीरो कट गई, 10 इधर आके गुणा में हो जाएगा। यानी हमें 180 मीटर लंबी कालीन चाहिए। हमें कितने मीटर लंबी कालीन चाहिए? तो आप कहेंगे जी हमें 180 मीटर लंबी कालीन चाहिए। उसने कहा भाई साहब कालीन का रेट तो 25 रुपए मीटर है, कालीन का रेट 25 रुपए मीटर है, आप कह रहे हो मुझे 180 मीटर चाहिए। तो वो कैलकुलेटर में फटाक से 180 की गुणा 25 में करेगा कि भाई साहब जब 1 मीटर 25 रुपए की है तो 180 मीटर कितने की होगी? 25 अट्ठे 200 को जीरो हासिल 20, 25 एकम 25 और 20 कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। यानी आप 4500 रुपए की कालीन लेके आओगे। आप 4500 रुपए की कालीन लेके आओगे। क्या इस बात में कोई दिक्कत? क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत है? तो आप कहेंगे जी इस बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी शानदार चीज समझ में आई है। यानी अगर किसी फर्श को ढकना चाहते हो तो फर्श का क्षेत्रफल बराबर कालीन के क्षेत्रफल के बराबर होगा। अगर किसी फर्श पर टाइल्स लगाना चाहते हो तो फर्श का क्षेत्रफल जो होगा वो टाइल्स के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ठीक है, इन सारी बातों को आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है और जवाब आपकी तरफ से चाहिए। इस बार चैट रेट बढ़ जाना चाहिए, सभी बच्चों का जवाब आना चाहिए, सभी को पेन चलाना है, सभी को पेन चलाना है मेरे प्यारे दोस्त। पेरीमीटर नहीं निकालेंगे, पेरीमीटर बाउंड्री होती है। जब कालीन बिछाओगे तो फर्श पर बिछाओगे, यानी पूरे फर्श पर, तो एरिया पर बिछाओगे। ठीक है,
100 क्यों लिए हैं? 100 कहाँ है? 100 कहाँ है बेटा? ये सेंटीमीटर में दी हुई थी, अगर सेंटीमीटर को मीटर में बदलना चाहते हैं तो 100 से डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए मेरे भाई, जिनको समझ में नहीं आया वो इस क्वेश्चन को समझेंगे। देखिए, एक आयताकार होल के फर्श पर 150 सेंटीमीटर चौड़ी कालीन बिछाई जानी है। चौड़ाई तो दी हुई है कालीन की। यदि हॉल 20 मीटर लंबा और 18 मीटर चौड़ा है, यानी कि हॉल की लंबाई दे रखी है 20 मीटर और हॉल की चौड़ाई 18 मीटर, यानी मुझे इतने क्षेत्रफल वाली कालीन चाहिए। कालीन की लंबाई कितनी है नहीं पता है, लेकिन कालीन की चौड़ाई 150 सेंटीमीटर आप लोगों को दी हुई है। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करिए, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएगी, 5 तिया 15 होगा, 5 दूनी 10, 0 हो जाएगा। 3 छिंग 18 होता है, 6 दूनी 12 दूनी 24 हो जाएगा, यानी लंबाई जो है वो 240 मीटर हो जाएगी। अगर हमें कालीन बिछानी है और कालीन की चौड़ाई 150 सेंटीमीटर चौड़ी है, तो कालीन की लंबाई को 240 मीटर रखना पड़ेगा, तब हम उस फर्श पर वो कालीन बिछा पाएंगे। अब उसने कहा है भाई साहब 1 मीटर का जो खर्चा है ना, 12 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से कालीन मिलेगी। लंबाई चौड़ाई तो फिक्स है 150 सेंटीमीटर चौड़ी मिलेगी, लेकिन लंबाई जो है वो 12 मीटर के हिसाब से मिलेगी, 12 रुपए प्रति मीटर। आपने दुकान पे जाके कहा 240 मीटर कालीन दे दीजिए, उसने कहा 12 रुपए के हिसाब से कालीन है, तो आपकी जो कालीन बैठती है वो 2880 रुपए बैठती है। ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। आपकी जो कालीन बैठती है वो 2880 बैठती है। हाँ, 2880 बैठती है। ठीक है भैया जी, कोई दिक्कत समस्या? आप कहेंगे जी कोई दिक्कत समस्या नहीं है। एक कह रहा भैया जी डायरेक्ट हो जाएगा। भैया वो डायरेक्ट ही तो है यार, इस 150 को गुणा यहाँ है, इसे वहां ले जाओ भाग में। आप ऐसे ही याद रख लो, अगर रटने वाला ही है, मैथ को रटना ही है, तो इसकी इसमें गुणा कर दो, इससे भाग कर दो और इसमें गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है उसको तो समझ लो मेरे भाई, ये डायरेक्ट ही हो रही हैं सारी चीजें। बताइए, जैसे अब टाइल बिछानी है, टाइल बिछा ली है मेरे भाई, यहां थोड़ा सा समझिएगा, यहां थोड़ा सा आप लोगों को सोचना पड़ेगा। क्या कहना चाह रहा है? एक आयताकार फर्श 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा, यानी उसकी लंबाई जो दी है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा दिया हुआ है। ठीक है, 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा, उसकी चौड़ाई जो है वो 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा दिया हुआ है। इसे समान आकार की, ये समान आकार की वर्गाकार टाइलों से पक्का किया जाना है, यानी इस पे टाइल लगानी है मेरे प्यारे दोस्त। आवश्यक टाइलों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? ये जो वर्ड लिखा है ना, बड़ा खतरनाक वर्ड लिखा है। ये न्यूनतम जो लिखा है ना, ये न्यूनतम जो लिखा है मेरे प्यारे दोस्त, ये बड़ा खतरनाक वर्ड लिखा है। ये न्यूनतम जो लिखा है ना, ये बड़ा खतरनाक वर्ड लिखा हुआ है। हाँ जी, ये बड़ा खतरनाक वर्ड लिखा हुआ है। ये क्या है? ये हमने कौन सी कलाकारी दिखाई इस पे? इससे देखेंगे ना, ये जो न्यूनतम लिखा हुआ है प्यारे दोस्त, ये बड़ा खतरनाक वर्ड लिखा हुआ है। ये देखिए, ये न्यूनतम जो है ये बड़ा खतरनाक वर्ड है मेरे भाई। अब आप कहेंगे जी ये कैसे खतरनाक है? मेरे प्यारे दोस्त खतरनाक ऐसे हैं, हाँ, खतरनाक ऐसे है मेरे प्यारे भाई, खतरनाक ऐसे है कि अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि मुझे इस फर्श पे टाइल लगानी है, मुझे इस फर्श पे टाइल लगानी है, बेटा यश तिवारी अभी थोड़ा सा इंतजार करो, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं होंगे। आप शायद या तो मेरी बात सुनते नहीं है, या सुनने के बाद फिर भी आप बेचैन रहते हैं। मैंने कहा था अभी डायरेक्टली चीजें होंगी जो फॉर्मूला बेस्ड हैं, अभी मिक्स चीजें नहीं होंगी, क्योंकि मिक्स चीजें तब होंगी जब आगे का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके होंगे। अभी मैं आपको ना रेक्टेंगल पढ़ाने के बाद सारे के सारे फॉर्मूले लिखवाने की कोशिश करूंगा, आज सारे के सारे फॉर्मूले लिखवाने की कोशिश करूंगा, जिससे कि हम लोगों की आगे केवल और केवल उस प्रैक्टिस बच जाए। ठीक है, ध्यान से समझिए। मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूं मेरे प्यारे भाई कि एक फर्श है आपके सामने, मुझे इस पर टाइल लगानी है,
तो आप कहेंगे जी लगा लो टाइल, जितना फर्श का क्षेत्रफल है उतना ही टाइल का क्षेत्रफल होना चाहिए, सारी टाइल कवर हो जाएगी, सारा फर्श कवर हो जाएगा। मैंने कहा कि भाई मैं कम से कम टाइल लगाना चाहता हूं, न्यूनतम संख्या में टाइल लगाना चाहता हूं। आपने कहा न्यूनतम संख्या में कैसे? मैं बोला भाई टाइल मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, टाइल मुझे कम से कम चाहिए। तो आप कहेंगे जी अगर टाइल कम से कम चाहिए ना तो आपको ज्यादा से ज्यादा बड़ी टाइल लगानी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कम से कम टाइल लगाना तो आपको बड़ी से बड़ी टाइल लगानी पड़ेगी। बड़ी से बड़ी टाइल लगा दीजिए, हो जाएंगी कम से कम टाइल। अगर आप छोटी छोटी टाइल लगाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइल लगेंगी, और अगर आप बड़ी से बड़ी टाइल लगा देंगे, जितनी बड़ी लगा सकते हैं, तो उस केस में आपकी कम से कम टाइल आपके सामने आ जाएंगी। अच्छा, मैदान जो था उसकी डायमेंशन थी 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, 1500 हो गए, 1500 और 17, इसकी लंबाई होगी 1517 सेंटीमीटर। मैदान की चौड़ाई 9 मीटर में 900 और 902 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब मुझे ऐसी टाइल लेनी है जो बड़ी से बड़ी हो और इस वाले क्षेत्रफल में सटीक बैठ जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? जब भी बड़ी से बड़ी टाइल के लगाने का क्वेश्चन आपके सामने आता है, या जब भी न्यूनतम संख्या में टाइल लगाने का क्वेश्चन आपके सामने आता है, आप दी गई डायमेंशन का मैसे निकाल दो। मैसे मतलब एचसीएफ निकाल दो। एचसीएफ मेरी वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो टाइल की लंबाई और चौड़ाई दोनों होगी। ज्यादा से ज्यादा इतनी लंबाई और चौड़ाई हो सकती है। तो आप एचसीएफ कैसे निकालेंगे? जब एचसीएफ पढ़ाऊंगा तब बहुत अच्छे से बताऊंगा। अभी लॉन्ग डिवीजन मेथड से समझ लो एचसीएफ कैसे निकलता है। आपने 902 से 1517 को डिवाइड करना है। आपने कहा 902 एकम 902 हो जाएंगे, 7 में से 2 जाएंगे 5 बचेगा, 1 आ जाएगा, 15 में से 9 गया 6 आ जाएगा। आप 615 से 902 को डिवाइड करिए। आपने कहा 615 एकम 615 हो जाएगा, 12 में से 5 गया 7 बचेगा, 9 में से 1 गया 8 बचेगा, 8 में से 6 गया 2 बचेगा। आपने कहा 287 से फिर इस 615 को डिवाइड करिए। 287 दूनी देखिए, 7 दूनी 14 को 4 हो जाएगा, हासिल 1, 8 दूनी 16, 17 को 7 हासिल 1, 574। 5 में से 4 गया 1, 11 में से 7 गए 4। अब 41 से मेरे भाई 287 को डिवाइड करिएगा। 41 सत्ते 287 होते हैं। जहां पूरा पूरा डिवाइड हो जाए वही उसका मैसे होता है, वही उसका मैसे होता है। यानी अगर कोई आपसे ये कहे कि भाई साहब उस टाइल की ज्यादा से ज्यादा लंबाई कितनी हो सकती है, तो मेरे प्यारे दोस्त आप कहेंगे उस टाइल की ज्यादा से ज्यादा लंबाई 41 हो सकती है। अगर उसने टाइल की लंबाई पूछा तो मेरा क्वेश्चन यहीं खत्म हो जाता है। उसने पूछा कि मेरे भाई कितनी टाइल चाहिए, तो फर्श के क्षेत्रफल को टाइल के क्षेत्रफल से डिवाइड कर दो। टाइल की लंबाई भी 41 होगी, टाइल की चौड़ाई भी 41 होगी, क्योंकि वर्गाकार है, वर्गाकार में लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है। बस इसे सॉल्व कर लो। 41 से काटो, 41 3 एकम 3 4 तिया 123, 41 चौका 4 एकम 4 ज्यादा हो जाएगा, 41 तिया 3 एकम 3 4 तिया 12, 123 हो गया। 123 और 7 130, 21 और 7 28, 41 सत्ते 287। 41 से काटो, 41 दूनी 82, 41 दूनी 82, 22 सत्ते 154 को 4 हासिल लगे 15, 22 तिया 66 और 15 81 हो जाएंगे। तो मुझे कितनी टाइल्स चाहिए? तो आप कह देंगे मुझे 814 टाइल्स चाहिए। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, समझ नहीं आया। क्या मैं इस क्वेश्चन से आगे चला गया? क्या मैं छोड़ के चला गया इस क्वेश्चन के आगे आप लोगों को? नहीं ना। थोड़ा सा इंतजार करो ना। मुझे पता है कि क्वेश्चन मिनिमम पूछा है, बिल्कुल सही बात है बेटा। कम से कम टाइल कितनी लगेंगी? तो कम से कम टाइल जब निकाल पाओगे जब बड़ी से बड़ी टाइल लगाओगे, और बड़ी से बड़ी टाइल के लिए आपको इस डायमेंशन का मैसे लेना पड़ेगा। मेरी बात को सुनिए थोड़ा ध्यान से, क्वेश्चन की तरफ मत जाइए। जो मैं वर्ड बोल रहा हूं उन वर्डों को थोड़ा समझने की कोशिश करिए। मैं ये कह रहा हूं कि मैं इस कमरे में खड़ा हूं, मेरे नीचे ये फर्श है, मैं इस फर्श पर टाइल बिछाना चाहता हूं। आपने कहा जी टाइल का क्षेत्रफल उतना ही लेना होगा
जितना कि फर्श का क्षेत्रफल है, तभी टाइल जो है वो पूरी तरीके से इस फर्श पर सेट बैठ पाएंगी। ये बात क्लियर? मैंने आपको एक शर्त तोड़ दी, मैंने कहा कि मुझे कम से कम टाइल लगानी है। आपने कहा जी कम से कम टाइल लगानी है, तो आपको बड़ी से बड़ी टाइल लगानी पड़ेगी। जब आप बड़ी से बड़ी टाइल लगाओगे तभी तो टाइलों की संख्या कम से कम होगी। मैंने कहा ठीक है, कितनी बड़ी से बड़ी लगा सकता हूं? तो आपने कहा जी आपको उसकी भुजाओं का मैसा लेना होगा। ये जो जहां आप टाइल लगा रहे हैं उसका मैसा लेना होगा। तो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, 1500 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर, 1570 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर। 9 मीटर में 900 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, 902 सेंटीमीटर। आपको इसका मैसे लेना होगा। मैसे जहां पूरी पूरी डिवाइड हो जाए वही इसका मैसे होता है। यानी कि 41 जो आप टाइल लगाएंगे उसकी जो लंबाई और चौड़ाई होगी वो 41 सेंटीमीटर होगी। अब उसने लंबाई चौड़ाई नहीं पूछा है टाइल की, उसने पूछा है भाई साहब टाइल लगाओगे कितनी, लगेंगी कितनी टाइल। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप अगर फर्श के क्षेत्रफल को लंबाई गुणा चौड़ाई को टाइल के क्षेत्रफल से डिवाइड कर दोगे, लंबाई गुणा चौड़ाई से डिवाइड कर दोगे, तो नंबर ऑफ टाइल आपके सामने निकल के आ जाएंगे। एक और क्वेश्चन आपके सामने है और इंतजार करूंगा, चाहे आप 5 मिनट लो चाहे आप 7 मिनट लो, मैं इस क्वेश्चन का जवाब लास्ट में दूंगा। बताइए। आयत के एरिया को वर्ग के एरिया से डिवाइड करते हैं तब भी तो आ जाएगा भैया। वही तो किया है मेरे भाई, वही तो किया है। ये आयत का एरिया है, ये वर्ग का एरिया है, वही तो किया है। बताइए। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। क्या कहना चाह रहा है? देखिए, एक कमरा 12 मीटर 95 सेंटीमीटर लंबा है और 3 मीटर 85 सेंटीमीटर चौड़ा है। ठीक है। फर्श को पक्का करने के लिए आवश्यक वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या, फिर से वही कि टाइल चाहिए हमें कम से कम, ज्यादा से ज्यादा वो नहीं पूछेगा। तो मेरे भाई न्यूनतम संख्या में टाइल लेनी है तो इसे सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1295 सेंटीमीटर मैदान की लंबाई है और 385 मैदान की चौड़ाई है। 385 मैदान की चौड़ाई। अगर मेरे प्यारे दोस्त मैं इसमें बड़ी से बड़ी भुजा निकालना चाहता हूं तो मुझे मैं से निकालना पड़ेगा। मैं 385 से 1295 को डिवाइड कर देता हूं। तो मेरे प्यारे दोस्त आप कहेंगे मुझसे 3 बार, 5 तिया 15 को 5 हासिल 1, 8 तिया 24 25 को 5 हासिल 2, 3 तिया 9 और 2 क्या रहे? 9 में से 5 गया 4, 2 में से 1 गया 1। 140 से मैंने 385 को डिवाइड किया। 140 दूनी 280 होते हैं। यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, 105 आएगा। 105 से 140 को डिवाइड किया, 105 एकम 105 होते हैं। यहाँ 35 बचेगा और जब इस 35 से 105 को डिवाइड किया तो मेरे भाई ये पूरा पूरा कट गया। यानी में से जो आ जाएगा वो 35 आ जाएगा। में से जो आ जाएगा वो 35 आ जाएगा। यानी वो जो टाइल है ना जिसको लेने की बात आप कर रहे हो उसकी लंबाई और चौड़ाई 35 रहेंगी। आयत का क्षेत्रफल 1295 लंबाई है, 385 चौड़ाई है। आयत के क्षेत्रफल को वर्ग के क्षेत्रफल से, वर्ग की लंबाई 35 है और वर्ग की चौड़ाई 35 है, डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ टाइल्स आपके सामने आ जाएंगी। राजकुमार मौर्य भाई ले दिया नाम। यहां देखो 35 तिया 105 होते हैं। कितना बचेगा? 105, 24 245, 35 सत्ते 7 होते बेटा कर दिया। 35 एकम 35, 35 एकम 35, 11 सत्ते 77 को 7 हासिल 7, 11 तिया 33 और 7 40। यानी आंसर कितना हो जाएगा? 407 हो जाएगा।
इस क्वेश्चन को पहले खुद से पढ़ना है मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों को। हाँ, वॉल्यूम गई, वो बंद हो गया था। बताइए, आ गई आ गई आ गई, वॉल्यूम आ गई। चलो फटाफट बताइए बच्चे, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। देखिए, 50 मीटर गुणा 40 मीटर आकार के एक आयताकार मैदान के चारों ओर, एक मैदान है मेरे प्यारे दोस्त, इसकी डायमेंशन दी हुई है, लंबाई 50 मीटर है और चौड़ाई जो है वो 40 मीटर है। 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, ये 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, ये इसके चारों तरफ एक 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, इसके चारों तरफ 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, ये 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। ठीक है, रास्ते का क्षेत्रफल बताइए क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त आप जानते हैं कि जब भी बाहर रास्ता बना होता है तो कैसे निकालते हैं, जब भी बाहर रास्ता बना होता है तो रास्ते का क्षेत्रफल जो है हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं। जब भी बाहर रास्ता बना होता है बेटा, मैक्सिमम कभी भी नहीं पूछेगा अमन। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त x क्या होती है, रास्ते की चौड़ाई जो कि 5 दी हुई है, l क्या है, मैदान की लंबाई 50 है, b क्या है, मैदान की चौड़ाई 40 है, x क्या है, रास्ते की चौड़ाई 5 दूनी 10 है। 50 और 40 90 और 10 100, 100 में 10 की गुणा करेंगे तो 1000 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है भाई, ये तो फॉर्मूला पर बेस्ड है, इसे तो आप आसानी से कर लेंगे, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। एक आयताकार पार्क जो है वो 45 मीटर लंबा है, लंबाई जो दी हुई है वो 45 मीटर दी हुई है, 30 मीटर चौड़ा दिया हुआ है, चौड़ाई जो दी गई है वो 30 मीटर दी गई है। ठीक है, पार्क के बाहर जो है वो 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया है, रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। बाहर लिखा है तो मुझे ऐसे पता चल गया बाहर बना है, पिछले में भी बाहर ही लिखा था। एक आयताकार मैदान के चारों ओर, जब चारों ओर बोलेगा या बाहर बोलेगा तो वो बाहर ही बना है। ठीक है, अंदर बोलने के लिए उसे अंदर बोलना पड़ेगा, अंदर बनाने के लिए। ठीक है, यहां तो क्लियरली लिखा है, पिछले में नहीं लिखा था। तो रास्ते का क्षेत्रफल 2x, x की वैल्यू कितनी है, 2.5 है मेरे प्यारे दोस्त, लेंथ कितनी है 45 है, ब्रेथ कितनी है 30 है, प्लस 2x यानी 2.5 दूनी 5 है, 2.5 दूनी 5 हो जाएगा, 45 और 30 75 और 5 80 हो जाएगा, और 80 की गुणा 5 में करेंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 400 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, 400 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। बताइए, जैसे ये रहा मेरे भाई अंदर का क्वेश्चन है, ये आपके सामने अंदर का क्वेश्चन है, फटाक से मुझे बताइएगा क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। बहुत शानदार। एक आयताकार पार्क जो है वो 50 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा है, आयताकार पार्क है, पार्क के अंदर इसकी सीमा के साथ 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, तो रास्ते का क्षेत्रफल बताइए बच्चा कितना होगा। कोई दिक्कत नहीं, अंदर बना है रास्ता, और रास्ता अगर अंदर बना है तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, रास्ते का क्षेत्रफल मेरे प्यारे दोस्त ये हो जाएगा, होगा क्या। अच्छा मुझे ये बताइएगा मेरे प्यारे दोस्त कि रास्ते की चौड़ाई कितनी है, 5, 5 दूनी कितना होगा 10, लंबाई कितनी है 50, चौड़ाई कितनी है 40, -5 दूनी 10, 90 में से 10 गया 80, और 80 की गुणा 10 में करोगे तो कितना आएगा, 800 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कर लोगे क्या, ये भी अंदर बना रास्ता है तो रास्ते का क्षेत्रफल ही आपसे पूछा है, 2xl + b - 2x वाला फॉर्मूला लगा देंगे। आइएगा मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 58 बताइए। क्वेश्चन नंबर 58 आपके सामने है, फटाफट से मुझे बताइएगा क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। बताइए, देखिए
80 मीटर गुणा 60 मीटर विमाओं वाले एक आयताकार लॉन के बीच में एक 80 मीटर है, ये एक 80 मीटर लंबाई की है और ये मेरे भाई 60 मीटर चौड़ाई वाली है। एक आयताकार लॉन के बीच में 10 मीटर चौड़ी दो सड़कें हैं, 10 मीटर चौड़ी दो सड़कें हैं। एक सड़क ये रही बीच में और एक सड़क ये रही बीच में। ये भी 10 मीटर चौड़ी सड़कें हैं, ये भी 10 मीटर चौड़ी सड़कें, ठीक है। एक लॉन की लंबाई के समानांतर है, एक तो लॉन की लंबाई के समानांतर है और दूसरी लॉन की चौड़ाई के समानांतर आप लोगों को दी हुई है। 3 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से दोनों सड़कों पर यात्रा करने की लागत क्या आएगी? अगर 3 रुपए प्रति वर्ग मीटर यानी 1 मीटर स्क्वायर के 3 रुपए खर्चा लगता है, 3 रुपए प्रति वर्ग मीटर यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का 3 रुपए खर्चा लगता है, तो बताइए दोनों सड़कों पर यात्रा करने का खर्च कितना आएगा? तो क्या सबसे पहले मुझे दोनों सड़कों का कितने मीटर स्क्वायर एरिया है वो निकालना पड़ेगा। और जब भी दो सड़क एक लंबाई के समानांतर एक चौड़ाई के समानांतर एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, तो मेरे भाई रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता है? रास्ते का क्षेत्रफल एक्स एल प्लस बी माइनस एक्स होता है या माइनस 2x होता है? बताइए, फॉर्मूला बताइए। एक्स एल प्लस बी माइनस एक्स होता है, माइनस 2x होता है, तो आप कहेंगे माइनस एक्स होता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, रास्ते की चौड़ाई कितनी दे रखी है? रास्ते की चौड़ाई दे रखी है 10 मीटर चौड़ी दो सड़कें, 10 मीटर चौड़ी दो सड़कें हैं, तो रास्ते की चौड़ाई जो दे रखी है वो 10 दे रखी है मेरे प्यारे दोस्त। एल कितना है? लंबाई 80 है, चौड़ाई 60 है, माइनस एक्स यानी 10। 80 में से 80 और 60 140 में से 10 गया 130 की गुणा, यानी ये 1300 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। कितना? ये 1300 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अगर 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 3 रुपए है तो 13 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 3900 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चे? ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई? 3900 रुपए हो जाएगा। तो ये दोनों रास्तों का क्वेश्चन आया था, बताइए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59। बताइए, क्वेश्चन नंबर 59 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 59 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? 72 मीटर गुणा 48 मीटर के एक आयताकार पार्क में 2 मीटर चौड़े दो रास्ते नेहरू रोड और जू पार्क रोड एक दूसरे को पार्क के केंद्र में समकोण पर काटते हैं। इस भाषा से आप क्या समझे? ये जो लंबी कहानी लिखी हुई है, नए नए नाम आप लोगों को दिए हुए हैं, एक नेहरू रोड है, एक जू रोड है, जू पार्क रोड है, और दोनों मध्य में है और एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। तो इस भाषा से आप इतना सा समझे जितना मैंने आपके सामने बोर्ड पे बना दिया, इतना ही तो समझे बच्चे। 2 मीटर चौड़े दो रास्ते हैं, यानी इन रास्तों की चौड़ाई जो दी हुई है वो 2 मीटर आप लोगों को दी हुई है। इन रास्तों की चौड़ाई जो है वो 2 मीटर आप लोगों को दी हुई है, ठीक है। प्रत्येक रास्ता पार्क की एक विमा के समानांतर है। 150 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से मार्ग को बनाने की लागतें क्या आएंगी? यानी अगर हम मार्ग बनाने लगे तो 150 रुपए के हिसाब से कितना खर्चा आएगा? तो मार्ग का पहले क्षेत्रफल तो पता चले कि भाई साहब मार्ग है कितना। तो जब भी दो रास्ते एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं तो उन रास्तों का क्षेत्रफल जो है हम ऐसे निकाल सकते हैं। रास्ते की चौड़ाई 2 है, मैदान की लंबाई 72 है, मैदान की चौड़ाई 48 है, रास्ते की चौड़ाई 2 है। अगर मैं यहां से देखूं 72 और 8 80, 80 और 40 120 और में से 2 गया 118 दूनी 236 मीटर स्क्वायर के रास्ते आ गए।
यानी अगर कोई मुझसे पूछेगा कि भाई रास्ते का क्षेत्रफल कितना है, तो मैं बताऊंगा कि भाई साहब 236 मीटर स्क्वायर है। 236 मीटर स्क्वायर है। उसने कहा भाई साहब 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्चा आएगा वो 150 रुपए आएगा। 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्चा आएगा वो 150 रुपए आएगा। तो 236 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना आ जाएगा? तो आपने कहा 15 छिक्का 90 को 0 हासिल 9, 15 तिया 45 और 9 54 को 4 हासिल 5, 15 दूनी 30 और 5 कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। आपने क्या दिया आंसर? 35,400 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है। सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो मेरे प्यारे दोस्त पूछे गए क्वेश्चन है। क्या आपकी बात समझ में आई? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। यानी अगर आपको रास्ता बनाने का टोटल खर्चा पूछा है तो रास्ते का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए। अगर बाउंड्री से रिलेटेड कुछ पूछ रहा है, जैसे तार फेंसिंग वगैरह कर रहा है, कितना तार चाहिए, तो उसके लिए आपको पेरीमीटर निकालना होगा। तो इन चीजों का विशेष ध्यान आप लोगों को रखना होगा कि अगर अंदर का मामला पूछता है तो एरिया निकालना होगा, और बाउंड्री से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप लोगों को पेरीमीटर निकालना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आइए मेरे प्यारे दोस्त, अब ऐसा नहीं है रेक्टेंगल के सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, खाली रेक्टेंगल के क्वेश्चन बन जाएंगे। खाली रेक्टेंगल के क्वेश्चन, रेक्टेंगल और ट्राइंगल के क्वेश्चन बन जाएंगे, खाली रेक्टेंगल और ट्राइंगल के जो होंगे। लेकिन मैं भी ये कह रहा हूं कि पहले एक बार सारी चीजें पढ़ लीजिए। अब जो है, अब थोड़ा सा इंतजार करना, क्योंकि मैं अब बहुत सारी थ्योरी को आप लोगों को यहां पढ़ाने वाला हूं। बहुत सारी थ्योरी को यहां पढ़ाने वाला हूं। फिर उसके बाद 3-4 क्लास में हम केवल और केवल क्वेश्चंस को ही कर रहे होंगे। सबसे पहले मुझे एक ही कमेंट में ये लिख के बताइए कि आप लोगों ने रेक्टेंगल से क्या समझे थे। अगर मैं डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछूं कि भाई साहब रेक्टेंगल क्या होता है, तो आप मुझे क्या बताएंगे? तो आप कहेंगे जी रेक्टेंगल एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती, आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं। प्रत्येक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। विकर्ण जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। अगर विकर्ण के कट करने की बात करूं तो वो दोनों 90 डिग्री पर कट नहीं करते हैं। अगर कोई मुझसे एरिया पूछेगा तो लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा, पेरीमीटर पूछेगा तो 2l+b हो जाएगा, और अगर मुझसे कोई डायगोनल पूछता है तो अंडर रूट के अंदर l² + b² हो जाएगा। क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत है? तो आप कहेंगे जी इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे प्यारे दोस्त बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, स्क्वायर की हम लोग बात करते हैं कि भाई साहब स्क्वायर का मामला क्या है, स्क्वायर को क्या कह सकते हैं, क्या नहीं कह सकते। थोड़ा सा वेट करिए ना, आनंद लीजिए मेरे भाई। आनंद से पढ़ोगे तो चीजें अपने आप जो है वो दिमाग में आती चली जाएंगी। ध्यान से सुनना। स्क्वायर को क्या हम रेक्टेंगल कह सकते हैं? जी हाँ, सारे स्क्वायर जो होते हैं वो रेक्टेंगल होते हैं। सारे स्क्वायर जो होते हैं वो रेक्टेंगल होते हैं। स्क्वायर की सारी परिभाषा
मेरे भाई रेक्टेंगल की परिभाषा को, मेरे भाई रेक्टेंगल की परिभाषा ही होती है, स्क्वायर को हम लोग रेक्टेंगल कह सकते हैं, कह नहीं सकते, होता ही है, स्क्वायर जो होता है वो रेक्टेंगल होता है। फोटो बना दिया मैंने आपके सामने, एक सुंदर सा सुशील सा फोटो बना दिया। स्क्वायर एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। स्क्वायर एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। अब इसे रेक्टेंगल क्यों कह सकते हैं भाई साहब? रेक्टेंगल की हर एक प्रॉपर्टी इसमें जो है वो मैच करती है। रेक्टेंगल में क्या अपोजिट साइड्स इक्वल हैं? बिल्कुल, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। तो हम स्क्वायर को रेक्टेंगल तो कह सकते हैं। ठीक है मेरे भाई। अगर स्क्वायर का पूछूं तो स्क्वायर के सारी भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं, प्रत्येक एंगल जो होता है वो बराबर 90 डिग्री का होता है मेरे प्यारे दोस्त। प्रत्येक एंगल जो होता है वो बराबर होता है, 90 डिग्री का होता है। अगर मैं थोड़ा सा आगे बात करूं तो विकर्ण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। मैंने आपसे कहा विकर्ण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, ये विकर्ण इसके बराबर होगा। और एक सबसे अद्भुत प्रॉपर्टी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इसकी सबसे अद्भुत प्रॉपर्टी क्या होती है। एक विकर्ण जो है वो इस एंगल को बाइसेक्ट भी करता है। अगर मैं आपसे कहूं कि सबसे अद्भुत प्रॉपर्टी होती है कि जहां इसके विकर्ण कट करते हैं वहां 90 डिग्री का कोण बनता है, यानी इसके विकर्ण एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर, बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर। क्या ये मेरी बात समझ में आ गई? तो मेरे प्यारे साथी, अगर मैं आपसे यहां कुछ चीजें पूछूंगा, यहां मैं इसका एरिया आपसे पूछना चाहूं कि भाई साहब एरिया क्या हो जाएगा, तो ये स्क्वायर हो, ये रेक्टेंगल भी होता है, तो रेक्टेंगल के सारे फॉर्मूले इसमें मतलब आप लोगों के जो है मैच करते हैं। रेक्टेंगल का एरिया निकलता था लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ए की गुणा ए में करेंगे तो इसका एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर। रेक्टेंगल का जब हम पेरीमीटर यानी परिमाप निकालते थे तो वो 2l प्लस बी होता था। वहां जब हम l और b की वैल्यू रखेंगे या a को चारों को जोड़ दो, ये पेरीमीटर 4a हो जाएगा। भाई पेरीमीटर मतलब बाउंड्री, और बाउंड्री चारों बाउंड्री को जोड़ोगे तो 4a हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, मैं आपसे ये कहूं कि इसका विकर्ण कितना होगा। जब भी आप लोगों से स्क्वायर का डायगोनल पूछा जाए तो डायगोनल जो होता है वो √2a होता है। क्या होता है? डायगोनल जो होता है वो √2a हो जाता है मेरे प्यारे दोस्त। अगर हम डायगोनल का स्क्वायर कर दें, डायगोनल के स्क्वायर को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो ये हमारे सामने एरिया निकल के आ जाएगा। अगर हम डायगोनल के स्क्वायर को 2 से डिवाइड कर दें तो ये हमारे सामने एरिया निकल के आ जाएगा। मेरी बातें समझ में आई? अब मैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स यहां पे आप लोगों को थोड़े से बता देता हूं। 2 पॉइंट मैं आपको बता देता हूं। अगर ये आपके सामने कोई एक स्क्वायर आपके सामने दिया हुआ है और इसके अंदर जो है एक गोला आप लोगों को दिया जाता है, इसके अंदर जो है वो एक गोला आप लोगों को दिया जाता है मेरे प्यारे दोस्त, ये गोला आप लोगों को दिया जाता है और इस गोले की त्रिज्या आप लोगों से पूछी जाती है कि भाई साहब एक वर्ग है और वर्ग के अंदर एक गोला है, इस गोले की त्रिज्या बताइए, इस सर्किल की त्रिज्या बताइए कि सर्किल की त्रिज्या कितनी हो जाएगी। तो याद रखना, जब किसी वर्ग के अंदर कोई सर्किल बना होता है उस सर्किल की त्रिज्या जो है वो वर्ग की भुजा की आधी होती है। अगर वर्ग की भुजा a है, अगर वर्ग की भुजा a है तो उसकी भुजा की आधी जो है उस सर्किल की त्रिज्या हो जाएगी जो सर्किल वर्ग के अंदर बना हुआ है। ठीक है मेरे भाई। तो मेरे भाई एरिया के फॉर्मूले मैंने यहां 2 बताए हैं। एक पहला फॉर्मूला ये है और दूसरा फॉर्मूला एरिया का ये है। ठीक है। अब आप यहां से ध्यान से एक और चीज समझना। मैं आपसे कह रहा हूं ये एक वर्ग है, ये एक वर्ग है मेरे प्यारे दोस्त। मुझे एक इसके बाहर जो है वो वृत्त बनाना है, मुझे एक इसके बाहर जो है वो वृत्त बनाना है, मुझे एक इसके बाहर जो है वो वृत्त बनाना है मेरे प्यारे दोस्त, मुझे एक इसके बाहर जो है वो वृत्त बनाना है। मैंने ऐसा वृत्त बना दिया और मैंने इस वृत्त की रेडियस आप लोगों से पूछ ली, मैंने इस वृत्त की रेडियस आप लोगों से पूछ ली भाई साहब। यानी मैं आप लोगों से क्या पूछना चाह रहा हूं, मैं आप लोगों से ये वाली लंबाई पूछना चाह रहा हूं।
तो जब भी आप लोगों से बाहर बने वृत्त की रेडियस आपसे पूछी जाए तो मेरे प्यारे दोस्त आप उसकी भुजा को √2 से डिवाइड कर देना। आप उसकी भुजा को √2 से डिवाइड कर देना, बाहर बने वृत्त की रेडियस निकल के आ जाएगी। अब आप मुझे समझाइए कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला स्क्वायर का लिखा हुआ है जो आपकी समझ से बाहर है। ऐसा कौन सा फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है जो आपकी समझ से बाहर है मेरे प्यारे भाई, फटाफट से बताइएगा। क्या मेरे प्यारे दोस्त स्क्वायर के सारे फॉर्मूले आपको समझ में आ गए? अगर मैं स्क्वायर के, मेरे साथ बोलेंगे एक बार, स्क्वायर के अगर फॉर्मूले लिखवाने की कोशिश करूं, रिकॉल कराने की कोशिश करूं, तो ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं इक्वल होती हैं। स्क्वायर के सारे कोण 90 डिग्री के होते हैं। विकर्ण इक्वल होते हैं, जहां विकर्ण कट करते हैं वहां 90 डिग्री का एंगल बनता है। एरिया ए स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर होता है। अगर विकर्ण की बात करूं तो √2a होता है। अगर मैं इसके पेरीमीटर की बात करूं तो 4a होता है। अगर अंदर बने वृत्त की त्रिज्या की बात करूं तो वो भुजा की आधी होती है। अगर बाहर बने वृत्त की त्रिज्या की बात करूं तो वो भुजा को √2 से डिवाइड कर दीजिए। और कभी भी आप विकर्ण का स्क्वायर करके 2 से डिवाइड करेंगे तो वो आपके सामने एरिया निकल के आ जाएगा। डी की वैल्यू रखिए ना, डी की वैल्यू √2a का स्क्वायर करेंगे 2a स्क्वायर आ जाएगा। 2a स्क्वायर को 2 से डिवाइड करेंगे तभी तो a स्क्वायर आएगा, और a स्क्वायर एरिया होता है। a स्क्वायर एरिया होता है मेरे भाई, ठीक है। चलिए अब हेडिंग बनाइएगा मेरे प्यारे दोस्त। स्क्वायर के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर के बाद थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं पैरेललोग्राम। स्क्वायर के बाद थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर के बाद हम लोग पढ़ते हैं पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं मेरे भाई, इस समांतर चतुर्भुज में होता क्या है। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, बताइए क्या होता है समांतर चतुर्भुज। विकर्ण का आधा ही होता है। विकर्ण होता है बच्चे √2a, और उसका आधा करेंगे रोहित कुमार तो a/√2 हो जाएगा। वो विकर्ण का आधा होता है। चलिए फटाफट मुझे ये बताइए कि पैरेललोग्राम क्या होता है। आप लोग रेक्टेंगल को समझ चुके हो, आप लोग स्क्वायर को समझ चुके हो। अब मैं आपसे पैरेललोग्राम पूछना चाह रहा हूं। पैरेललोग्राम एक ऐसा चतुर्भुज होता है, पैरेललोग्राम एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी आमने सामने की भुजा जो है वो बराबर होती है? अब आपने कंफ्यूज कर दिया। मैंने कहा कैसे कंफ्यूज? आपने कहा जी ये तो आपने रेक्टेंगल में भी बताया था कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है। हां जी, पैरेललोग्राम रेक्टेंगल ही होता है अगर उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो जाए। पैरेललोग्राम जो है वो रेक्टेंगल ही होता है अगर उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो जाए। तो मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं आपसे कहूं कि पैरेललोग्राम जो होता है एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता। विकर्ण बराबर, बताइए विकर्ण बराबर होते हैं क्या? एक बार मुझे बताइए, पैरेललोग्राम के विकर्ण बराबर होते हैं क्या? विकर्ण बराबर नहीं होते। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। तो मेरे प्यारे साथी अगर मैं आपसे कहूं कि ये इसकी लेंथ दी हुई है, इस पैरेललोग्राम की लेंथ दी हुई है, और ये जो है इसकी ब्रेथ दी गई है, ठीक है। अब इसमें जो सबसे बड़ा रोल होता है, इसमें जो सबसे बड़ा रोल होता है मेरे प्यारे दोस्त, सबसे बड़ा रोल होता है वो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस का। ये दोनों भुजाएं समांतर होती हैं, पैरेलल होती हैं, इसीलिए समांतर चतुर्भुज कहा जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्त ये दोनों भुजाएं जो हैं वो पैरेलल हैं, और पैरेलल साइड्स के बीच की डिस्टेंस को परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहते हैं, ये ऊंचाई कहते हैं। इसे हम लोग h1 से डिनोट करते हैं। अगर ये दोनों रेखा आपस में पैरेलल है तो इस पर डाला गया परपेंडिकुलर जो होगा ये h2 का काम करेगा। ये कौन सी का काम करेगा? ये हाइट h2 का काम करेगा। अब आप मुझे ये बताइए, मैं कुछ चीजें इसमें पूछना चाहूंगा और एक क्वेश्चन भी मैं आपको यही देना चाहूंगा। जब पैरेललोग्राम के क्वेश्चन करेंगे वहां से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैंने आपसे ये कहा कि भैया जी एरिया कैसे निकालते हैं इसका, तो आपने कहा जी एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट।
यानी आधार की गुणा अगर हम ऊंचाई में कर देंगे तो हमारे सामने एरिया निकल के आ जाएगा। लेकिन पता है आपने मुझसे क्या क्वेश्चन किया? आपने मुझसे किया कि आप बेस इंटू हाइट बता रहे हैं। अगर मैं बेस इसको लूंगा, अगर मैं बेस इसको लूंगा, बेस में एल को लेता हूं, तो इसी पर पड़ने वाला परपेंडिकुलर जो होगा वो हाइट का काम करेगा, यानी मुझे हाइट h1 लेनी पड़ेगी। अगर मैं बेस को एल लेता हूं तो इसी पर पड़ने वाला परपेंडिकुलर जो है वो हाइट का काम करेगा। अगर मैं बेस बी को लेता हूं, अगर मैंने बेस बी को ले लिया तो इसी पर पड़ने वाला परपेंडिकुलर जो होगा वो हाइट का काम करेगा, और दोनों ही तरीके से इस पैरेललोग्राम का एरिया आएगा, तो दोनों को हमने बराबर लिख दिया। जब भी आपको किसी क्वेश्चन के अंदर पैरेललोग्राम का क्वेश्चन दिया हुआ हो, दोनों लेंथ दी हो, एक पर हाइट दी हो, दूसरी हाइट आपसे पूछी जाए, या दोनों हाइट देके एक साइड देके दूसरी साइड आपसे पूछी जाए, तो आप हमेशा इस वाले रिलेशन का यूज करना। मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेशन है मेरे प्यारे दोस्त, मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेशन। क्या ये मेरी बात समझ में आई? अब हम इसके अगर परिमाप की बात करते हैं तो परिमाप का फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे दोस्त जो आयत का होता था। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? जो आयत का फॉर्मूला होता था वही मेरे भाई इसके पैरेललोग्राम के पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आई? तो आपने कहा जी आपकी बात समझ में आ चुकी है। अच्छा, मुझे एक चीज यहाँ पे एक चीज बताइएगा, अगर मैं आपसे ये कहूं कि मुझे क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ था इस टाइप का, किस टाइप का जी? मुझे एक मेरे प्यारे दोस्त, पहले मैं आपको बता दूं कि अगर ये आपके सामने जो है, ये आपके सामने समांतर चतुर्भुज है, ये आपके सामने पैरेललोग्राम है, और मैं यहां से एक परपेंडिकुलर डाल देता हूं, परपेंडिकुलर। तो मेरे भाई एक परपेंडिकुलर जो होता है उसे दो इक्वल ट्राइंगल में डिवाइड कर देता है। एक परपेंडिकुलर जो होता है उसे दो इक्वल ट्राइंगल, इक्वल एरिया के ट्राइंगल में डिवाइड कर देता है। अगर गलती से आपको इस वाले ट्राइंगल का एरिया पता पड़ गया कि 15 मीटर स्क्वायर है, तो निश्चित ही इसका एरिया 15 मीटर स्क्वायर होगा, पूरे पैरेललोग्राम का एरिया 30 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस होते हैं, कॉन्ग्रुएंस होते हैं, तो जो एरिया इसका होगा वही एरिया इसका होगा। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये था कि अगर आपके सामने कोई एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, अगर आपके सामने कोई एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, उसने कहा कि इसकी लंबाई जो है वो 12 मीटर है, इसकी चौड़ाई जो है वो 10 मीटर है, और इसकी ऊंचाई जो है वो मेरे प्यारे दोस्त 14 मीटर है, इसका विकर्ण जो है वो 14 मीटर है। तो बताइए मुझे कि इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, इस समांतर चतुर्भुज का एरिया क्या हो जाएगा? फटाफट बताइए, इस समांतर चतुर्भुज का एरिया क्या हो जाएगा? एरिया तो हम पढ़ के आए हैं बेस इंटू हाइट होता है, यहां तो कोई बेस नहीं दिया हुआ है, यहां तो कोई हाइट नहीं दिया हुआ है, तो अब कैसे करें चीजों को हम, बताइए। अच्छा मुझे ये बताइएगा प्यारे दोस्त, समझिए, याद करिए हीरोज फॉर्मूला को, याद करिए हीरोज फॉर्मूला को। क्या आपको ये ट्राइंगल नजर आ रहा है? तो आपने कहा जी बिल्कुल नजर आ रहा है। अच्छा मैं आपसे पूछूं कि इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं है क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण नहीं होता, हम हीरोज फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। हीरोज फॉर्मूला के लिए तीनों को जोड़िए, 14 और 10 24, 24 और 12 कितना हो जाएगा? 24 और 12 36 हो जाएगा, और उसका आधा हम जब कर देंगे तो एस की वैल्यू 18 निकल के आ जाएगी। अगर एस की वैल्यू 18 निकल के आ चुकी है तो एस यानी 18, एस माइनस ए 18 में से 12 जाएगा 6, एस माइनस बी 18 में से 10 जाएगा 8, एस माइनस सी 18 में से 14 गया 4 बचेगा। यानी आपने कहा जी भैया जी, अगर मैं आपसे ये कहता हूं 18 अट्ठे 144, ये हो गया भैया, बहुत बढ़िया। अगर 6 चौक 24 को मैं क्या लिख सकता हूं? 4 गुणा 6 लिख सकता हूं। तो मेरे प्यारे दोस्त 144 का वर्गमूल 12 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, ये 6 अंदर ही रहेगा। क्या इस वाले ट्राइंगल का एरिया 12 दूनी 24 रूट 6 हो जाएगा? अगर इसका 24 रूट 6 है तो क्या इसका 24 रूट 6 नहीं होगा?
क्योंकि एक डायगोनल पूरे चतुर्भुज को दो इक्वल एरिया के ट्राइंगल में बांटता है मेरे भाई। तो अगर इसका एरिया 24√6 है, इसका एरिया 24√6 है, तो क्या दोनों को मिला के पैरेललोग्राम का एरिया 48√6 नहीं हो जाएगा? 48√6 नहीं हो जाएगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, कल हम लोग जो है पहले आते ही थ्योरी पढ़ेंगे किसकी, पैरेललोग्राम हो चुका है, रोम्बस की थ्योरी पढ़ेंगे, और फिर हम लोग जो है वो ट्रपेजियम की थ्योरी पढ़ेंगे, सर्किल की थ्योरी पढ़ेंगे, सेमी सर्किल की थ्योरी पढ़ेंगे, हेक्सागन की थ्योरी पढ़ेंगे। पहले थ्योरी को ख़त्म करेंगे, फिर उसके बाद मुझे 4 से 5 क्लास चाहिए होंगी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराने के लिए। आज के लिए इतना ही, ध्यान रखिएगा अपना। ओके, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।